हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूं क्विक रिवीजन पॉइंट्स ऑफ एवरेज टॉपिक। हमेशा की तरह एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं 1-1.5 मिनट के अंदर आपको क्यूआरपी है क्या, ये मैं हर एक क्यूआरपी के अंदर क्यों बताता हूँ। अब तक आपने जितने भी क्यूआरपी देखे हों, ताकि आप ये गलती ना करें, मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूँ। ठीक है, कि क्यूआरपी क्या नहीं है और क्या ये हैं, ये दोनों चीज़ें बताऊँगा। क्यूआरपी मल्टीपल रिवीजन का रिप्लेसमेंट नहीं है। हमें मिनिमम अपने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ्स 3 बार करनी है मिनिमम। इससे ज़्यादा जितनी बार भी करोगे उतना ही इम्प्रूवमेंट होएगा। ज़्यादा के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। जब तक एग्जाम है बार बार रिपीट करते रहो। ठीक है, तो क्यूआरपी को सिर्फ हमने 2 जगह यूज़ करना है। एक तो अपने नोट्स को रीडिज़ाइन करने में। रीडिज़ाइन का मतलब मैंने सिर्फ डिज़ाइन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्यूआरपी देखने से पहले आप अपने नोट्स बना चुके होने चाहिए। फिर उसके बाद जब आप क्यूआरपी देखोगे तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि मैं कौन सी चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ नोट्स के अंदर, क्या कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ, कैसे उनको स्ट्रक्चर कर सकता हूँ। यहाँ से आपने मदद ले लेनी है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ क्यूआरपी से अगर नोट्स बनाओगे तो काफ़ी सारी चीज़ें रह जाएंगी। लेक्चर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्यूआरपी तो काफ़ी एक समरी होती है, ऐसे इसके अंदर सब कुछ थोड़ी आएगा। ठीक है, इसके अंदर मेजर कंसेप्ट, मेजर अंडरस्टैंडिंग्स आती हैं। और एग्ज़ाम के पास अगर आप जो मेजर कंसेप्ट हैं उनको टच करना चाहते हैं एक वीडियो की फॉर्मेट में मेरे साथ, किसी कोई ऐसा चैप्टर है जो आप करना चाह रहे हैं सारे चैप्टर, तो हमें क्यूआरपी के थ्रू एग्जाम के पास नहीं करने चाहिए, हमने नोट्स के थ्रू रिवाइज करने चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ चैप्टर, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 5 चैप्टर आप टच करना चाह रहे हैं, आपका दिल कर रहा है कि नोट्स के अलावा भी, तो आप क्यूआरपी देख सकते हैं। इन 2 केसेस में आपने क्यूआरपी को यूज़ करना है। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर मैं पूरी डिटेल में कंसेप्ट लेक्चर की तरह नहीं करा सकता, फिर इनका फ़ायदा क्या होगा, टाइम उतना ही लग जाएगा। इससे अच्छा तो फिर कंसेप्ट लेक्चर ही देख लो। तो हम जो मेजर अंडरस्टैंडिंग है उनको टच कर रहे होते हैं क्यूआरपी के। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एवरेज का मीनिंग पता होना चाहिए। एवरेज का मीनिंग क्या है और एवरेज का फॉर्मूला। तो भाई एवरेज का मतलब है कि अगर हमारे पास 5 बंदे हैं, उनके पास कुछ वैल्यू है, एवरेज वेट मान लो, हाइट मान लो, इनकम मान लो, और वेट को तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बट अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर हम उनके वेट को इनकम मान लेते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई फैमिली है, उसके अंदर 5 बंदे हैं, अगर उनकी इनकम को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, अगर कर दें, तो उनके पास जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे एवरेज। ठीक है, एवरेज का क्या मतलब है, द पर हेड वैल्यू ऑब्टेन्ड ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, सारी वैल्यूज़ का सम इकट्ठा करोगे और फिर उसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ वैल्यूज से, तो आपको एवरेज ऑफ दीज वैल्यूज आ जाएगी। ये फॉर्मूला है, इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम एवरेज को कैलकुलेट करने का सिर्फ ये तरीका नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, एक सेंट्रल वैल्यू अज्यूम करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो ये 5 फैमिली मेम्बर हैं और ये इनकी इनकम है, तो मैंने सेंट्रल वैल्यू क्या ले ली, मैंने मान ली भैया एवरेज कैलकुलेट करने का क्या मतलब है, इस तरीके से सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, इस तरीके से मतलब है कि मैंने इन सब की इनकम मेरे हाथ में ले ली, फिर 5 से डिवाइड करी, सबके हिस्से में इतनी इतनी आ गई, फिर इनको दे दी। लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि भाई एक काम करो, 40,000 अपने पास रखो, एक्स्ट्रा दे दो जल्दी से मुझे। मैंने 40 एक सेंट्रल वैल्यू ले ली, अपनी मन मर्जी की वैल्यू ले सकता हूँ, एवरेज से बड़ी भी, एवरेज से छोटी भी। तो इस बंदे ने मेरे को 2,000 दिए, अगले बंदे ने मुझे 6,000 दिए, अगले बंदे ने मुझे 13,000 दिए, अगले बंदे ने मुझे 19,000 दिए, इस बंदे ने भी मुझे दिए लेकिन 0 रुपये दिए। 40,000 इन सब के पास है। फिर मैंने इस सब को देखा कि ये कितना हो गया, ये हो गया भाई 6 और 2 8, 8 और 3 21 और 19 40, 40,000 मेरे पास रुपये इकट्ठे हो गए। मैंने सब में बांट दिए, सबके पास 8-8 हज़ार आ गए। 40,000 पहले सबके पास थे, 8-8 हज़ार मैंने दे दिए, एवरेज इज़ 48। आप सेंट्रल वैल्यू को लेकर एवरेज को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले किया। ये कंसेप्ट है, ये काफ़ी काम का आता है। नेक्स्ट हमने क्या किया, मेजर जिसके ऊपर अपने क्वेश्चन आते हैं, आप ये मान सकते हो भैया 70% ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बेस्ड आते हैं अपने एग्जाम में। मान लो कुछ नंबर्स हैं, उनकी कुछ एवरेज है, तो अगर कोई नया नंबर आ जाए, यहाँ से कोई नया नंबर, यहाँ से कोई नंबर निकल जाए, या किसी नंबर के कोई नंबर रिप्लेस कर दे, तो एवरेज के अंदर क्या चेंज होगा। तो सीधा एक एक सेंटेंस में इनका मैं असर आपको बता देता हूँ। अगर पहले कुछ नंबर्स हैं, उनकी एक एवरेज है, अगर नया आने वाला नंबर एवरेज से ज़्यादा लेकर आएगा
तो जितना वो ज़्यादा लेकर आएगा वो फ़ायदा होएगा, और वो किस में बटेगा, वो सब में बटेगा। नए वाले मेंबर को इंक्लूड करने के बाद जितने मेंबर हो जाएंगे उन सब में बटेगा। उन सब में जब आप पर हेड बांटोगे, फायदा हम किसको बोलेंगे, जितना वो एवरेज से ज़्यादा लेकर आएगा उसको फायदा बोलेंगे। वो सब में बटेगा, पर हेड वो वैल्यू जितनी भी आएगी एवरेज उतनी बढ़ जाएगी। अगर नया बंदा एवरेज से कम लेकर आ रहा है तो जितना कम लेकर आ रहा है वो ओवरऑल पूरे ग्रुप के लिए नुकसान हो गया, वो नुकसान पर हेड बटेगा नए बंदे को मिलाकर, तो जो वैल्यू आएगी एवरेज उतनी घट जाएगी। अगर आप इन बातों को नहीं समझ पा रहे तो इसका मतलब चैप्टर अच्छे से नहीं किया है। ये नहीं है कि भाई मेरी समझ तेज है, मंदी है, जो भी है, सीधी बात बता रहा हूँ मैं, ऑनेस्टली आपको बताऊंगा, बिकॉज एक टीचर को ऑनेस्टली बताना चाहिए। अगर आप इन बातों को नहीं समझ पा रहे तो चैप्टर अच्छे से नहीं किया, कंसेप्ट क्लियर नहीं है अभी जो मैं बोल रहा हूँ। अब आगे देखो, समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से करो। फिर ये चैप्टर करने की जरूरत है फिर आपको। रिमूवल ऑफ एन आइटम, जो एग्जिस्टिंग नंबर है, एक फैमिली में कुछ बंदे हैं, मान लो एक बंदे को हमने निकालना है, बंदा जा रहा है, उसके हिस्से में बनता है एवरेज जितना माल। अगर एवरेज से ज़्यादा लेकर चला गया तो नुकसान हो जाएगा भाई साहब। कोई एवरेज से ज़्यादा लेकर चला जाएगा, उसके हिस्से में बनता है एवरेज जितना। तो अगर एवरेज से बड़ा नंबर निकाल रहे हो, जितना बड़ा निकालोगे एवरेज से जितना बड़ा नंबर जाएगा उतना ही नुकसान होगा, वो नुकसान बचे कुछ मेंबर्स में बटेगा। और अगर कोई एवरेज से कम लेकर जा रहा है तो एवरेज से जितना कम लेकर जाएगा, घर से कम माल निकले वही बढ़िया, एवरेज से जितना कम वो लेकर जाएगा उतना ही फायदा हो जाएगा, वो फायदा सब में बटेगा, पर हेड जो वैल्यू आएगी एवरेज उतनी बढ़ जाएगी। इसको आप समझ पानी चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम, जब एक आइटम जा रहा है उसकी जगह एक आइटम आ रहा है, तो आपने सिर्फ देखना है कि जो गया और आया इनमें क्या फ़र्क है। अगर बड़ा नंबर आएगा, गया और आया, इनमें आने वाला अगर कुछ ज़्यादा वैल्यू लेकर आ गया उतना ही फ़ायदा हो जाएगा, और वो फ़ायदा सब में बढ़ जाएगा। क्या नंबर ऑफ आइटम्स बदलेंगी? नहीं बदलेंगी। एक गया एक आया, नंबर ऑफ आइटम क्यों बदलेंगी? अगर आने वाला छोटी वैल्यू लेकर आया जाने वाले से, तो जितनी छोटी लेकर आया उतना नुकसान होएगा। हम देखेंगे वो नुकसान पर हेड बांट के एवरेज कितनी कम। ये तीनों कंसेप्ट है एक एक लाइन, ठीक। नेक्स्ट, कई क्वेश्चन होते हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के क्वेश्चन रेशियो के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड भी पूछे जाते हैं, जो मैं रेशियो में करवा चुका हूँ। एज के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड भी पूछे जाते हैं, जो मैं एज में करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके तीन ही कंसेप्ट हैं जो एवरेज के हिसाब से आपको कंसिडर करने चाहिए। जब कोई बंदा पैदा होता है तो उसकी उम्र 0 साल कंसिडर की जाएगी। जब कोई बंदा मर जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, तो हम एक मेंबर फैमिली में कम हो जाएगा, और जितनी भी उसकी एज थी उतना नुकसान हो जाएगा कंप्लीटली फैमिली को, ठीक है। एंड लॉस ऑफ, ये नहीं है कि जितनी उसकी एज कम थी टोटली वो नुकसान पर हेड बटेगा, नहीं। हम देखेंगे यही यहाँ पर हो क्या रहा है, रिमूवल ऑफ एन आइटम है। ऊपर वाले केस में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ एन आइटम, ऐड हो रहा है बंदा 0 वैल्यू लेकर, जब बंदा मर जाएगा तो रिमूव हो रहा है कितनी वैल्यू लेकर, जो उसकी उम्र थी उतनी वैल्यू लेकर। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एवरेज एज ऑफ एनी ग्रुप इंक्रीजेज एन इन एनी ईयर्स। एक साल में एक बंदे की उम्र 1 साल बढ़ती है धरती पर सब बंदों की, 1 साल में 1 साल बढ़ती है, n साल में n साल बढ़ेगी। तो n साल में क्या होएगा, हर एक बंदे की उम्र n साल बढ़ चुकी होगी, तो 5 साल में एक फैमिली की एवरेज एज 5 साल बढ़ जाती है। अगर आज एक फैमिली की एज 30 है तो 5 साल पहले उनकी एवरेज एज बोल रहा हूँ, आज एक फैमिली की एवरेज एज 30 है तो 5 साल पहले 5 कम होएगी, 25 होएगी। ये कंसेप्ट था, ठीक है। नेक्स्ट एक कंसेप्ट था कि भाई अगर हम कुछ चेंजेस करें नंबर्स के अंदर, एवरेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो मान लो ये 5 नंबर हैं, इनकी एवरेज है जी 25, तो किस टाइप के चेंज से किस टाइप का असर पड़ेगा। इफ 5 इज एडिड टू ईच नंबर, अगर हर एक नंबर के अंदर 5 ऐड कर दोगे, 10 ऐड कर दोगे, जितना भी ऐड कर दोगे एवरेज पर उतना ही फर्क पड़ेगा, एवरेज भी 5 बढ़ जाएगी। इस केस में एवरेज हो जाएगी 25 + 5 30। हर एक नंबर से आप जितना सब्ट्रैक्ट कर दोगे एवरेज उतनी ही कम हो जाएगी भाई साहब। इफ 10 इज एडिड टू ए, आपने ए के अंदर 10 ऐड कर दिया तो ओवरऑल ग्रुप को कितने यहाँ फायदा हुआ है, 10 का फायदा हुआ है। बाकी सब तो सेम ही रहे हैं, तो एवरेज कितनी हो जाएगी, एवरेज पहले 25 थी, अब ये जो 10 का फायदा है ये बटेगा 5 नंबर के अंदर, 5 नंबर है, तो एवरेज बढ़ जाएगी 2, सबके हिस्से में 2 का फायदा आएगा तो हो जाएगी 27। इफ 20 इज एडिड टू ई, अगर आप ई के अंदर 20 जोड़ दोगे एंड 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी, और बी के अंदर 5 घटा दोगे
ओवरऑल आप बताओ फायदा या नुकसान क्या हुआ। आप बोलोगे सर 20 रुपये तो आए हैं परिवार में, 5 रुपये गए, तो ओवरऑल 15 का फ़ायदा हुआ। तो क्या होएगा कि पहले एवरेज 25 थी, अब ये 15 का फ़ायदा बटेगा सब में, कितने बंदों में, 5 बंदों में, एवरेज हो जाएगी जी 28। ठीक है। ए इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर मैं ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमें क्या पता होना चाहिए कि कितने का फ़ायदा हुआ, कितने का नुकसान हुआ, ये सब पता होना चाहिए। या फिर सारे नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ होना चाहिए। ए को 2 गुना करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कितना फ़ायदा हुआ। आप बोलोगे सर ए जितना फ़ायदा हो गया, ए को 2 गुना किया तो एक्स्ट्रा कितना ऐड हुआ, ए ऐड हुआ, लेकिन ये ए कितना है बता रखा है, नहीं बता रखा, तो पता ही नहीं चलेगा कितना फ़ायदा हुआ। तो इस केस में क्या होगा आंसर, कैन नॉट से। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 5, हर एक नंबर को 5 गुना कर दे, फिर पता चल गया एवरेज भी 5 गुना हो जाएगी। एवरेज विल बी 25 इंटू 5। हर एक नंबर को 3 गुना कर दे, एवरेज विल बी 25 इंटू 3। हर एक को 10 गुना कर दे, एवरेज भी 10 गुना। हर एक को मल्टीप्लाइड बाई 2, अच्छा इफ ए इज मल्टीप्लाइड बाई 2, ए को 2 गुना कर दिया, ठीक है, बी को 3 गुना कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होएगा सर, कुछ नहीं होएगा। हमें यहाँ पर भी नहीं पता कितना ऐड हुआ, हमें यहाँ पर भी नहीं पता कितना ऐड हुआ, कैन नॉट से। मैं पूरी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ बिकॉज हम पहले लेक्चर के अंदर कर चुके हैं ना। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, हर एक नंबर 20% इंक्रीज करना, 10% डिक्रीज करना, किसी भी नंबर के अंदर कुछ भी परसेंटेज का चेंज करते हो तो आप उसको कुछ ना कुछ गुने कर रहे होते हो। 20% इंक्रीज करने का मतलब होता है 6/5 गुना करना। एवरेज भी 6/5 गुना हो जाएगी, यानी कि 20% बढ़ जाएगी। तो जितने परसेंट चेंज आप हर एक नंबर में करोगे, एवरेज में उतना ही परसेंट का चेंज आ जाएगा। तो एवरेज भी 20% बढ़ जाएगी, है, ठीक है। इफ 10 इज एडिड टू ईच नंबर, हर एक नंबर में 10 जोड़ दिया, आफ्टर मल्टीप्लाइंग ईच बाई 3, हर एक को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, हर एक को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एवरेज भी 3 गुना हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी 75। फिर आपने हर एक में 10 ऐड कर दिया तो एवरेज भी 10 बढ़ जाएगी, तो नई एवरेज हो जाएगी 85। ठीक, क्लियर। तो अब इन्हीं कंसेप्ट को मिला जुला कर वो कुछ चीज़ें देता है, जो क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से आपने देखने होते हैं, जो कि हमने किए हैं। देन नेक्स्ट भाई एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट एक कंसेप्ट होता है, बहुत ही मज़ेदार, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जब नंबर हो, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ। जब नंबर्स एपी में हो, एवरेज हम निकालेंगे, एवरेज मिडल नंबर के बराबर होती है, या फिर फर्स्ट और लास्ट की एवरेज निकाल लो, या फिर सेकंड और सेकंड लास्ट की निकाल लो, या थर्ड और थर्ड लास्ट की निकाल लो, ये हम समझ चुके हैं। और एवरेज की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, अगर अपने पास n नंबर्स हैं एपी में, एवरेज आपको हमेशा n+1/2th पोजीशन पर मिलेगी, हमेशा इस पोजीशन पर मिलेगी। n ओड हो इवन हो डजंट मैटर, मैं आपको ये बता चुका हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, एपी के अंदर कितने टर्म्स होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई d+1, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, क्लियर है जी। और एपी का एक और फॉर्मूला, मान लो nth टर्म ऑफ एपी आएगी a+n-1 इंटू डी। ए जहाँ पर फर्स्ट टर्म है, nth टर्म किसी एपी की 10वीं 11वीं 12वीं, और डी इज कॉमन डिफरेंस। ये सारे टर्म से पहले मैं आपको वाकिफ करवा चुका हूँ लेक्चर में। नेक्स्ट जो हमने कंसेप्ट किया था डेविएशन का कंसेप्ट, इसके ऊपर भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, इसको बढ़िया बढ़िया जगह हम यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशन कम करने में। तो ये सिंपल एक लाइन में ख़त्म हो जाता है कि सभी नंबर्स की जो डेविएशन होती है एवरेज से, डेविएशन ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम एवरेज इज 0, उनका सम 0 है। एल्जेब्रिक सम मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपको प्लस माइनस के साइन कंसिडर करने होते हैं, कंसेप्ट लेक्चर में बताया। कोई नंबर 5 ज़्यादा कोई 3 कम, तो उनके साइन भी कंसिडर करने होते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज़ बताई थी, इस तरीके से रिवाइज करवाऊंगा कि आपने देखा होगा तो रिवाइज होएगा, अदरवाइज तो नहीं होएगा। QRP का यही पर्पस है। कभी कभी क्या होता है, एक नंबर को छोड़ दिया जाता है, 1 2 3, कुछ नंबर्स को काउंट नहीं किया जाता, तो उस केस में जिनको छोड़ दिया गया है उनकी डेविएशन अगर आपको निकालनी है तो बाकी सब की डेविएशन जो भी आई उसका साइन पलटेगा, ये मैंने आपको बताया। और जब 1 2 3 जितने भी नंबर्स को ज़्यादा बार ले लिया उनको,
तो जब सारे नंबर्स की जो भी डेविएशन होएगी वो जो भी आएगी वो एग्जैक्टली उन्हीं नंबर्स की डेविएशन होएगी जो हमने ज़्यादा बार लिए है। ठीक है, ये भी समझ में आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ अगर आपको ध्यान है तो। देन इसके बाद हमने बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस के एवरेज के अंदर, ऑफ कोर्स वो तो मिसलेनियस हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, यहाँ पर वो कंसेप्ट नहीं हो सकते, वो क्वेश्चन ही आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एवरेज एक छोटा सा ही चैप्टर है, बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग इसके अंदर कंसेप्ट है, कम ही कंसेप्ट है और बहुत ही तसल्ली से हमने कवर किए हैं। तो QRP को ऐसे मत कंसिडर करना कि रिवीजन का ये एक रिप्लेसमेंट है। आपको पूरे कंसेप्ट लेक्चर भले ही पहली बार करने के बाद आप दोबारा 1.5 गुना स्पीड पर कर लो, ठीक, लेकिन करो, रिपीट करो, PDF को रिपीट करो। अगली वीडियो में मिलते हैं।